हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीटा कांत। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 3, जिसमें हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। चलिए तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जावा सीखने से पहले मुझे ये उम्मीद होगी कि आप लोग सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस से फैमिलियर होंगे। जैसा कि आपको पता था कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है, राइट? यानी यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट पे बेसिकली फोकस किया जाता है गाइस, राइट? जावा एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो जो फीचर्स आपने सी प्लस प्लस में पढ़े थे वो सारे फीचर्स कुछ और एडिशंस होके जावा में मौजूद हैं। जावा में देखा जाए तो जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं गाइस, वो सारे फंक्शंस ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है कि हर एक क्लास के अंदर मेंशन्ड हो वो सारे फंक्शन, राइट? सी और सी प्लस प्लस के केस में वैसा नहीं था। सी और सी प्लस प्लस के केस में ये जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन आपको क्लास के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन जो है आप या तो क्लास के अंदर बनाओ या तो आप क्लास के बाहर बनाओ, या मेन फंक्शन तो बेसिकली सी प्लस प्लस में क्लास के बाहर ही बनता है। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जावा में। जावा में जितने सारे फंक्शंस होंगे वो क्लास के अंदर ही मौजूद होने चाहिए। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, सारे फंक्शन शुड मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लास व्हाइल क्रिएटिंग द जावा प्रोग्राम। मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए, वही यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है, जैसा कि अब मैंने आपको बताया सी और सी प्लस प्लस के द्वारा यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट को कंसीडर किया जाता है, उनपे उनके डिफरेंस को फोकस किया जाता है। जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये तो हमें पता है, क्योंकि सी प्लस प्लस के जैसे ही जावा ही है, लेकिन उसमें कुछ और फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं जो आपको इस लेक्चर्स में या आगे वाले आने वाले वीडियोस में मैं क्लियर जरूर करूंगी। जावा और तीसरा पॉइंट यही है कि इन जावा इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक फंक्शंस व्हिच इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी क्लास एज वी कैन डू इन सी प्लस प्लस। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कोई भी फंक्शन जावा के अंदर क्लास के अंदर बनना चाहिए। क्लास के अंदर ही कोई फंक्शन को आप बना सकते हो। जैसे आप सी प्लस प्लस में करते थे कि आपने क्लास के अंदर बनाना है तो ठीक, क्लास के बाहर बनाना है तो ठीक, ऐसा नहीं है जावा में। जावा में आपको हर एक फंक्शन क्लास के अंदर ही बनाना है। प्लीज मार्क माय पॉइंट, हर एक फंक्शन आपको क्लास के अंदर ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जावा के हल्के फुल्के बेसिक्स पे ध्यान दिया और हम लोग अभी फर्स्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बेसिक कहने का ये मतलब है कि कुछ कुछ पॉइंट अभी हमें जाके थोड़ा सा क्लियर हुआ है। अगर आपने हम मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी होगी लेक्चर पार्ट 1 से, तो अभी तक में कुछ कुछ पॉइंट आपको जरूर क्लियर हुआ होगा गाइस कि जावा क्या है एंड कैसे उसे प्रोसीड करोगे अपने सिस्टम पे। जावा पे अभी कौन कौन सा मैंने आपको जस्ट फर्स्ट स्लाइड में बताया कि कौन कौन से पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं जो जब भी आप एक प्रोग्राम को क्रिएट करोगे। तो चलिए आगे के आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको जरूर क्लियर करूंगी। पहले ये छोटा सा बेसिक प्रोग्राम हम लोग आज प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम में देख रहे होंगे कि लिखा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, राइट? पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, ये तो आपको पता होगा। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आपको इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर लग जाएगा। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, आपने पब्लिक नाम का एक एक्सेस स्पेसिफायर हेलो वर्ल्ड क्लास के प्री में यानी आगे में लगाया है। ये ऐसा आप आपको ये चीज कंसीडर करनी है कि एक जावा प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं बना सकते। इस चीज को, मेरी पॉइंट को नोट करिएगा। और जिस भी क्लास को आपने पब्लिक बनाया है स्टार्टिंग में या बाद में, मोस्टली कंसीडर स्टार्टिंग में किया जाता है। जैसे मैंने इस हेलो वर्ल्ड जो आप देख रहे हो यहाँ पे, लेट इट बी क्लियर, वेट, ओके, वेट गाइस, मैं आपको मार्क कर देती हूँ, आपको आसानी होगी। जैसे आप देख रहे हो ये हेलो वर्ल्ड नाम का आपका एक क्लास बना हुआ है, जो सबसे पहले मैंने इसके पब्लिक स्पेसिफायर लगाया, यानी इस क्लास को आप क्लास के बॉडी के
ये क्लास हमारा पब्लिक है और इस क्लास को आप जो है फंक्शन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। ये क्लास पब्लिक क्लास है गाइस। ठीक है, आगे पैकेजेस का कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको क्लियर करूंगी कि एक्सेस स्पेसिफायर का कैसे कैसे यूजेस है। ये आपको पैकेजेस नाम का एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर होगा। अभी फिलहाल ये छोटे प्रोग्राम के लिए मैंने बस आपको आइडिया देना है कि आप प्रोसीड कैसे करोगे प्रोग्राम को। तो मैं बस बता रही हूँ कि सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखोगे, क्लास कीवर्ड लिखोगे और उससे पहले पब्लिक स्पेसिफायर लगाओगे। हालांकि मैंने बताया कि जावा प्रोग्राम में कोई भी एक आपका जो क्लास होगा वो पब्लिक होगा। ओनली वन क्लास, पूरे प्रोग्राम में एक क्लास को आप पब्लिक बना सकते हो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब आप देख रहे होंगे कि ये दो शब्द जो है, वेट अ मिनट, ये दो शब्द जो है हेलो एंड ये दूसरा वर्ल्ड, राइट। ये दो शब्द अलग अलग वर्ड, ये दो शब्द मिला के हम लोगों ने लिखा है हेलो वर्ल्ड। हमने बीच में कुछ स्पेस नहीं दिया हेलो वर्ल्ड के बीच में। तो यहां से हमें केस सेंसिटिव की बात पता चलती है, जो मैंने अभी जस्ट आपको फर्स्ट स्लाइड पे क्लियर किया है कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है। यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस देखा जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप क्लास का नाम लिखोगे और अगर दो वर्ड को एड ऑन करके अगर क्लास का नाम बना रहे हो, दो वर्ड को अगर जोड़ के एक क्लास का नाम बना रहे हो, तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा और पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा विदाउट स्पेस। दूसरा वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। ये आपको कंसीडर करना होगा। प्लीज रिमाइंड माई वीडियो। आप इस चीज को वापस से अगर समझ में ना हुआ हो तो रिमाइंड करके समझ लीजिए। चलिए क्लास के अंदर चलते हैं गाइस। अभी मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, आप क्लास कैसे लिखोगे। पब्लिक स्पेसिफायर की बात करें तो सी और सी प्लस प्लस से जो फैमिलियर होंगे उनको पता होगा कि पब्लिक स्पेसिफायर को कलन लगा के यूज किया जाता था, लेकिन जावा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करोगे क्लासेस के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कलर लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइस, अब इस फंक्शंस के अंदर आते हैं। सबसे इस क्लास हेलो वर्ल्ड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमें दिखता है वॉइड नेम, वॉइड मेन नाम का, राइट। MEIN वॉइड मेन से तो आप फैमिलियर होंगे मेरे हिसाब से। मैंने आपको कहा था कोई भी फंक्शन जो है वो किसी भी क्लास के अंदर बनेगा। दूसरा पॉइंट मैंने, तीसरा पॉइंट ये बताया था अभी जस्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा आपका ये जो है, ये जो फंक्शन है हमारा पूरा पूरा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन गाइस देखिए क्लास के अंदर हेलो वर्ल्ड क्लास के अंदर बना है। कोई भी फंक्शन को आप किसी भी क्लास के बाहर नहीं लिख सकते, जैसा कि आप सी और सी प्लस प्लस में करते थे। सबसे पहले मैंने एक्स स्पेसिफायर लगाया है, उसके बाद मैंने स्टैटिक लिखा है। मेन फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले मैंने स्टैटिक लिखा है, यानी वॉइड उसका रिटर्न टाइप है। ये कुछ भी ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब मेरे हिसाब से आपको पता होगा। स्टैटिक का मतलब ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप इस हेलो वर्ल्ड क्लास का कोई फंक्शन, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट पे ये जो हेलो वर्ल्ड क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ये वॉइड मेन फंक्शन डिपेंड नहीं करता। उस ऑब्जेक्ट ना भी आप क्रिएट करो इस हेलो वर्ल्ड क्लास का, तो भी आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हाँ गाइस, अगर आप इस हेलो वर्ल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं भी क्रिएट करो तो भी आप इस वॉइड मेन नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। क्यों विदाउट ऑब्जेक्ट? और वो कैसे करते हैं, आप लिखोगे क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगा के जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसका नाम। तो चलिए, मैंने बताया पब्लिक स्पेसिफायर लगाने का मतलब यही है कि आप इस वॉइड मेन फंक्शन को इस पूरे जावा प्रोग्राम के पूरे जावा प्रोग्राम में आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। किसी भी क्लास के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। पब्लिक लगाने का मतलब ये है किसी भी क्लास के अंदर से, हेलो वर्ल्ड से ही नहीं, अगर बाकी फर्दर क्लास भी आप अपने प्रोग्राम में बना रहे हो तो उस क्लास में भी आप इस वॉइड मेन फंक्शन का यूज कर सकते हो। पब्लिक स्पेसिफायर का मतलब वही है। उसके आगे लिखा है स्टैटिक का मतलब मैंने बताया, ये अब ऑब्जेक्ट पे ये पर्टिकुलर मेन फंक्शन डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, बाकी आगे उसका वॉइड है। वॉइड मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये पर्टिकुलर मेन फंक्शन। उसके बाद आपने मेन फंक्शन में देखा होगा कि आर्गुमेंट्स लगे हुए हैं, स्ट्रिंग और आर्क्स लिखा हुआ है। ये एक फॉर्मेट है गाइस। ये जो है पूरा पूरा एक वॉइड मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप है जो आपको तो भैया देखना पड़ेगा।
आपको इस फॉर्मेट को कंसीडर करना पड़ेगा जब भी आप वॉइड मेन फंक्शन का अपने जावा प्रोग्राम में यूज करोगे। पब्लिक स्टैटिक, मैंने पब्लिक का आपको बताया, पब्लिक लिखने का मतलब इस वॉइड मेन फंक्शन को जावा के प्रोग्राम में आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। स्टैटिक लिखने का मतलब है हेलो वर्ल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे ये पर्टिकुलर वॉइड मेन फंक्शन डिपेंड नहीं करेगा। वॉइड का मतलब है कि भैया आपका ये मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और मेन फंक्शन के आगे लगे हैं ये आर्गुमेंट्स। ये कुछ नया आया गाइस मेरे हिसाब से, जिन्होंने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, स्ट्रिंग और आर्ग्स, राइट। ये कुछ नया लगा होगा, ये आपको कुछ नया लगा होगा, स्ट्रिंग आर्ग्स। ऐसे तो आप सी और सी प्लस में भी आर्गुमेंट्स लगा सकते हो मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल होता है गाइस, आप मेन फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स पास करते हो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट का यानी कमांड लाइन का यूज करके कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, और उस प्रोग्राम में अगर आप आर्गुमेंट्स लगाना चाहते हो तो वो आर्गुमेंट सीधा सीधा आपके वॉइड मेन फंक्शन को रिसीव हो जाता है। ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे के आने वाले वीडियोस में जरूर क्लियर करूंगी, मैंने ये टॉपिक को मेंशन किया हुआ है। फिलहाल के लिए आप इस बेसिक प्रोग्राम के लिए इतना समझ लीजिए कि आपको ये वॉइड मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप दिमाग में रखना होगा, और ये जो इसका आर्गुमेंट का मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। स्ट्रिंग, आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग में पहला वर्ड भी यहाँ पे कैपिटल है। मैंने आपको कल बोला था कि क्लास लिखने का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक क्लास बनाओगे और उसमें कोई भी नाम लिखोगे क्लास का, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अगर आप दो वर्ड मिला के लिख रहे हो तो बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, बीच में कुछ स्पेस नहीं होगा, और दूसरा वर्ड भी का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, राइट। पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और विदाउट स्पेस बीच में। वैसे ही अगर आप सिंगल वर्ड लेके अगर एक कोई क्लास बना रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, तो कोई भी क्लास आप जावा में बनाओगे, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इसीलिए आप मुझे बता सकते हो, अभी जो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया कि क्लास बनाने समय क्लास का नाम हमेशा पहला लेटर से जो होता है, पहला लेटर हमेशा उसका कैपिटल होता है किसी भी क्लास का नाम लिखने से पहले। तो आप मुझे एक बार थोड़ा सा क्लियर करके बताओगे कि इस पूरे प्रोग्राम में कितने क्लासेस हैं टोटल? चलिए वीडियो को थोड़ी देर अगर आप चाहो तो एक 2-3 सेकंड के लिए होल्ड कर लो, सोच लो और मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम में टोटल कितने क्लासेस हैं। मैंने आपको आइडिया बताया है कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो चलिए गाइस, आशा है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा। अगर कुछ किन्हीं को प्रॉब्लम आई होगी तो मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे एक वर्ड, दो वर्ड को मिला के एक नाम लिखा गया हेलो वर्ल्ड, ये एक क्लास है क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक वर्ड लिखा है, इसका भी पहला लेटर कैपिटल है, आप लोग फोकस कर रहे हैं, ये पहला लेटर एस जो है वो कैपिटल है। ये स्ट्रिंग भी एक क्लास है, और इसके इस फंक्शन के अंदर जो एक स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये सिस्टम भी एक क्लास है। यस गाइस, क्योंकि ये सिस्टम में भी एक कैपिटल एस लगा है तो ये सिस्टम भी एक क्लास है। तो टोटल आपके जावा प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं। कितने क्लासेस हैं? 3 क्लासेस है। टोटल आपके जावा प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं। जो मैं आपको बेसिक प्रोग्राम बता रही हूँ उसमें 3 क्लासेस है। तो चलिए हम लोग कौन से पॉइंट पे थे? हम लोग वॉइड मेन पे थे, आर्गुमेंट्स की बात कर रहे थे। मैंने बताया कमांड लाइन के बारे में मैं आगे के लेक्चर्स में आपको क्लियर करूंगी कि मेन फंक्शन कैसे आर्गुमेंट्स रिसीव करता है। इस बेसिक प्रोग्राम्स के लिए कुछ आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग आर्ग्स, ये एक फॉर्मेट है आर्गुमेंट का। स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, स्ट्रिंग जो है एक क्लास है, और आर्ग्स जो है ये फॉर्मेट में बना हुआ है। ये देखिए एक एरो टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट करके आपका लगा है। यहाँ पे आप ये ऐसा हो रहा है ना कि यहाँ पे एक एरे बन रहा है, और उस एरे में स्ट्रिंग जो है एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया जा रहा है, और वो मिल जा रहा है इस मेन फंक्शन को। मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे एरे बनाया जा रहा है, लेट मी क्लियर, यहाँ पे एक एरे बनाया जा रहा है आर्क्स नाम का,
और इस एरे में स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास करके इस मेन फंक्शन को रिसीव हो रहा है। तो भाई ये काम हो रहा है यहाँ पे। चलिए, ये आपको नहीं समझ आया हो तो घबराइए नहीं, आगे के कॉन्सेप्ट में हम कमांड लाइन प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स को आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये दे दिया है कि आप कैसे यूज करोगे आगे के प्रोग्रामिंग में, कैसे क्या कौन कौन से केस का आप ध्यान रखोगे। दूसरा, इस फंक्शन के अंदर चले तो अब एक स्टेटमेंट आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और पैरेंथेसिस में लिखा है डबल कोट्स में वेलकम टू द जावा वर्ल्ड, और उसके बाद लगा है सेमीकलन। यहाँ से स्टेटमेंट हमारा एंड है। जब भी आपको पता होगा सी प्लस प्लस सी जान के कि सेमीकलन मतलब आपका स्टेटमेंट एंड हो गया, किसी भी स्टेटमेंट के एंड में अगर आप लगाते हो तो। चलिए अब कंसिडर करते हैं पहला वर्ड। पहला हमारा सिस्टम है। मैंने बोला था किसी भी वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल होगा तो वो एक क्लास है। तो चलो ये तो पता चल गया कि भैया ये एक क्लास है, सिस्टम एक क्लास है। उसके आगे लगा है ये डॉट। चलिए मैं दूसरे कलर से आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके बता देती हूँ। ये बीच में लगा है एक डॉट, और उसके बाद लिखा है आउट। ये आउट क्या है? हाँ गाइस, ये आउट क्या है? सिस्टम तो क्लास है, पहले लेटर से पता चल गया ये कैपिटल लेटर में है। कोई भी क्लास के बाद, मेरी बात को गौर करिएगा, कोई भी क्लास के बाद अगर आप डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद कोई वर्ड कोई नाम लिखते हो तो वो उस क्लास के अंदर बनाया गया स्टैटिक मेंबर होता है। हाँ गाइस, मैंने आपको अभी जस्ट बताया वॉइड मेन, इस मेन फंक्शन को बनाने में उसके रिटर्न टाइप से पहले स्टैटिक लिखा गया है। इसको लिखने से पहले स्टैटिक लिखा गया। मैंने आपको बोला था स्टैटिक हेलो वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। आप ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाओगे तो भी इस वॉइड मेन फंक्शन को कॉल कर सकते हो क्योंकि इसमें स्टैटिक कीवर्ड लिखा गया है जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आउट, तो आप इसको कॉल कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता तो कॉल कैसे करोगे? मैंने बोला विदाउट ऑब्जेक्ट भी आप कॉल कर सकते हो क्योंकि इस फंक्शन में स्टैटिक लिखा गया है, स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल है। आप ऐसे करोगे गाइस, जैसे आपको इस फंक्शन के अंदर में जो स्टेटमेंट लिखा है ऐसे ही आप यूज करोगे इसको। देख लो आप फॉर्मेट क्लियरली। लेट मी इरेज इट ना, वेट, ये देखिए, आप कोई भी क्लास के नाम के बाद आप डॉट ऑपरेटर लगाओगे। ये देखो डॉट ऑपरेटर लगा है, ठीक है, नाम के बाद आप एक डॉट ऑपरेटर लगाओगे और डॉट ऑपरेटर के बाद आप जो भी नाम लिखोगे वो होगा उसका स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है और स्टैटिक मेंबर क्लास भी हो सकते हैं। ये आउट जो है गाइस वो है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, वो भी वैसा रेफरेंस वेरिएबल। तो इस सिस्टम डॉट आउट लगाने का मतलब सिस्टम के अंदर बनाया गया ये आउट नाम का रेफरेंस वेरिएबल, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो गाइस हमें यहां तक ये पता चला सिस्टम एक क्लास है, हालांकि इसने डॉट ऑपरेटर के साथ आउट को यूज किया है। तो आउट इस क्लास का क्या है? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। ठीक है, आउट इस क्लास का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। तो अभी देखा जाए तो देखो, अब पता यहां तक हमें क्या पता चला, यहां तक हमें क्या पता चला कि एक सिस्टम नाम का क्लास है, ठीक है, और एक सिस्टम नाम के क्लास के अंदर एक आउट नाम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाया गया, या आप इसको कह सकते हो रेफरेंस वेरिएबल बनाया गया है। ठीक है, अब इस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के आगे भी आपने कंसीडर किया होगा एक डॉट लगा है, ये छोटा सा डॉट लगा है ना, ये एक डॉट लगा है, आपने कंसीडर किया। इस डॉट के आगे लिखा है प्रिंट एल एन। क्या लिखा है? प्रिंट एल एन। ये प्रिंट एल एन कीवर्ड यूज किया जाता है कि आपको कोई भी स्टेटमेंट नई लाइन में प्रिंट होके मिलेगा आपके जावा प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो चलिए मैंने आपको प्रिंट एल एन का यूज बता दिया, अब प्रिंट एल एन है क्या वो बताती हूँ। सिस्टम, मैंने बताया सिस्टम एक क्लास है और आउट नाम का रेफरेंस वेरिएबल इस सिस्टम नाम के क्लास के अंदर बना हुआ है। रेफरेंस वेरिएबल तो आप फैमिलियर होंगे, चलिए मैं बता देती हूँ। रेफरेंस वेरिएबल एक पॉइंटर है, इंटरनली ये पॉइंटर है, इसको बोला जाएगा पॉइंटर की तरह काम करता है जो सी और सी प्लस प्लस में करते थे। वो एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रखते थे पॉइंटर। यहाँ पे हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस
ये रेफरेंस वेरिएबल रखेंगे। जावा में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस रेफरेंस वेरिएबल को भी कुछ उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसा कि पॉइंटर को सी और सी प्लस प्लस में ट्रीट किया गया था। ठीक है गाइस, ये आउट नाम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है जिसको हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बोल रहे हैं। इसके आगे डॉट ऑपरेटर लगा है और इसके आगे भी प्रिंट एलन लगा है। मुझे एक बात बताइए, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, मैंने बोला कि भैया ये स्टैटिक एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो ये रेफरेंस वेरिएबल ने किसी न किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा होगा अपने अंदर, तभी उस क्लास के मेंबर फंक्शन को ये कॉल कर पा रहा होगा डॉट लगा के। आपको पता होगा गाइस कि आप ऑब्जेक्ट डॉट लगा के किसी जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने सी प्लस प्लस से फैमिलियर हो तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप किसी भी क्लास के मेंबर को यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज मतलब कॉल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे दो, ओ भी या कुछ भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है उस क्लास का किसी भी मेंबर को आप कॉल कर सकते हो। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट ने डॉट ऑपरेटर लगा के जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है उस क्लास के मेंबर फंक्शन को किया कॉल। अब ये अब ये आउट नाम का जो रेफरेंस वेरिएबल है ना, वो बेसिकली प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास का प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का इसने रेफरेंस कंटेन किया हुआ है। यानी प्रिंट स्ट्रीम नाम का एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास का ठीक है ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस आउट नाम के रेफरेंस वेरिएबल में रखा गया है ताकि अब वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के मेंबर फंक्शन को डॉट ऑपरेटर लगा के यूज कर सके। तो आपको पता चल गया कि ये प्रिंट एलएन उस प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास का मेंबर फंक्शन है जिस प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस आउट नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है। और ये आउट नाम का वेरिएबल सिस्टम क्लास के अंदर बनाया गया है। आशा करती हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट मी रिपीट, ये सिस्टम क्लास है, ये डॉट लगा है, उसके बाद क्लास के आगे कभी भी डॉट लगा के आप जो है किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर को कॉल कर रहे होते हो। ये आउट जो है किसी क्लास का स्टैटिक मेंबर है और वो क्लास का नाम है प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये रेफरेंस वेरिएबल में रखा हुआ है आउट नाम का, जो कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, इस ये भी या रेफरेंस है, इसने भैया किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का ही ना एड्रेस अपने में रखा है, तो उस क्लास के मेंबर फंक्शन को इसने किया कॉल प्रिंट एलन, राइट। अब उस प्रिंट एलन में एज एन स्टेटमेंट प्रिंट करवाया जा रहा है। मैंने बोला प्रिंट एंड का यूज है ये है कि आपको हर न्यू लाइन में आपको स्टेटमेंट प्रिंट होके आपको मिलेगी जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो। मैंने इसमें कुछ भी जो भी आपको प्रिंट करवाना है लिखने का फॉर्मेट है प्रिंट एलन के बाद आप लिखोगे पैरेंथेसिस, डबल कोट्स में कुछ भी एज इट इज आपको प्रिंट करवाना है तो डबल कोट्स हमेशा आपको स्टार्टिंग में और एंड में लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ और यहाँ लगा हुआ है। और जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये आपको रिजल्ट जो है आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंड देन सेमीकोलन लगा के ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ से एंड हो गया। उसके बाद ये जो पब्लिक वॉइड मेन का जो करली ब्रेसेस थे यहाँ से ये इस बॉडी को करेंगे बंद, ये वॉइड मेन की बॉडी को यहाँ से बंद किया एंड देन यहाँ से ये क्लास के बॉडी को इस करली ब्रेसेस से किया बंद। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है गाइस नीचे, आप इस स्टेटमेंट को नोट करिए। डू नॉट पुट सेमीकोलन हियर। अगर आप C++ लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो किसी भी क्लास के एंड में जब ये करली ब्रेसेस लगाया जाता था तो उसके बाद सेमीकोलन हम लोग लिखते थे ऐसे और ऐसे, जो यहाँ पे बना हुआ है इस स्टेटमेंट के एंड में, जो स्टेटमेंट को एंड कर रहा है।
तो किसी क्लास का बॉडी भी एंड होगा तो उसके बाद भी सेमीकोलन सी प्लस प्लस में लगता था, लेकिन जावा में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा में आपको किसी भी क्लास का स्टेटमेंट, किसी भी क्लास को एंड करने के बाद, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं है, सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप इस प्रोग्राम को चाहते हैं लिखना तो आप स्क्रीन होल्ड करके आप लिख सकते हो। एंड लेट मी क्लियर कि मैं आपको आगे वाले स्लाइड्स में प्रोसेस बताती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को बनाओगे कैसे, डेवलप कैसे करोगे। चलिए, तो सबसे पहले गाइस आप आओगे अपने विंडो के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आप माउस पे अपने राइट साइड डबल क्लिक करोगे, राइट, और यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन आएगा, जैसा कि आप अपने अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आपने माउस पे डबल क्लिक किया, आपको न्यू का ऑप्शन आया और आप इसने इस न्यू के ऑप्शन से एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम आपने रखा, आपने देखा हुआ फोल्डर क्रिएट मैंने नाम बनाया हुआ है पहले से, जावा प्रोग्राम। ठीक है, जब इस फोल्डर को आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको आएगा ऐसा इंटरफेस। देखिए, ऐसा इंटरफेस आया। यहाँ पे आपको अब ये जावा फाइल बनाने के लिए क्या प्रोसेस है वो बताती हूँ। जैसे ही आप उस जावा प्रोग्राम के फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आओगे। इस पेज पे वापस से आपको माउस में लेफ्ट साइड डबल क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपको आएगा न्यू का, फिर से न्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपको वापस से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड देन आपको यहाँ पे टाइप करने के लिए आएगा कि आप डॉट से पहले आप दे देना क्लास का नाम। मैंने आपको बताया है क्लास का नाम का फॉर्मेट कैसा होगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करिएगा। डॉट के बाद आप लिख दोगे जावा। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हो, टीएक्सटी भी छोड़ सकते थे। चलिए, तो आपका एक जावा फाइल बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जब जावा फाइल को आप डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर, तो गाइज आप इस वाले पेज पे आप देख सकते हो कि अब आप आ चुके हो अपने जावा फाइल के अंदर। जो आपने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम की फाइल क्रिएट की, उस पर डबल क्लिक करके आप इस पेज पे आओगे। इस पेज पे मैंने जो आपको प्रीवियस स्लाइड्स पे, सेकंड स्लाइड्स पे जो मैंने अपने प्रोग्राम बताया था, बेसिक प्रोग्राम, वही प्रोग्राम मैंने बस टाइप किया है। मैंने यहाँ पे वही बताया, सबसे पहले आप पब्लिक स्पेसिफायर लगाते हो। ठीक है, पूरे जावा प्रोग्राम में आप किसी एक क्लास को ही पब्लिक कर सकते हो, ये चीज हमेशा याद रखना। पब्लिक के बाद आपने क्लास कीवर्ड लिखा एंड आपने क्लास का नाम लिखा। क्लास का शुरुआती नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। चलिए, क्लास के अंदर आपने फिर वापस से लिखा, वॉइड मेन फंक्शन बनाया। वॉइड मेन फंक्शन के लिए आपने एक्स स्पेसिफायर लगाया यानी पब्लिक, यानी इस फंक्शन को आपने जावा प्रोग्राम में आप किसी भी क्लास के अंदर से कॉल कर सकते हो। कोई भी क्लास इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन को कॉल कर सकता है। इस पब्लिक स्पेसिफायर लगाने का मतलब, इस पब्लिक स्पेसिफायर लगाने का मतलब यही है कि जावा प्रोग्राम में आपने जो भी क्लासेस बनाई होगी वो सारी क्लासेस इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम के फंक्शन को यूज कर सकती है। चलिए, मैंने यहाँ पे बोला स्टैटिक लिखा है, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर आप हेलो वर्ल्ड क्लास का नहीं भी बनाओगे, ऑब्जेक्ट आप हेलो वर्ल्ड क्लास का अगर नहीं भी बनाओगे तो भी आपका ये जो वॉइड मेन फंक्शन होगा वो जो है वो रन होगा। ठीक है, कॉल हो जाएगा वहां से, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये फंक्शन कॉल होगा। उसके लिए आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में समझाऊंगी कि कैसे कॉल होगा विदाउट ऑब्जेक्ट ये वॉइड मेन फंक्शन, अगर ये स्टैटिक है तो। देखिए, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है। स्ट्रिंग एक क्लास है, आप देख रहे होगे पहला लेटर यहाँ पे आपका एस है जो स्मॉल में है। ठीक है, ये जो स्मॉल में है, तो स्ट्रिंग एक क्लास है और यहाँ पे एक एरे बना हुआ है आर्क्स नाम का और यहाँ पे एक सिंबल है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके। ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं या आइडिया बता दूं, क्योंकि मैं आपको कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर करूंगी। यहाँ पे बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि मेन फंक्शन कैसे आर्गुमेंट रिसीव करेगा। हालांकि मैंने आपको इस लेक्चर में भी बताया है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि एक यहाँ पे बना है एक एरे नाम, आर्ग नाम का एक एरे, ARGS नाम का एक एरे, और उसमें स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है और यही आर्गुमेंट मेन फंक्शन कर रहा है एज एन आर्गुमेंट रिसीव।
ठीक है, देखिए ये ही आर्गुमेंट कर रहा है रिसीव मेन फंक्शन। एक आर्क्स नाम का एरे बना है, उसमें स्ट्रिंग एज एन फॉर्मल आर्गुमेंट पास किया जा रहा है और मेन फंक्शन को ये फंक्शन आके एक्चुअल आर्गुमेंट एज एन मेन फंक्शन रिसीव कर रहा है। ठीक है, यहां से इतना कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप आते हो पब्लिक के अंदर। इस मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखा है, आपने सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया जिसका आपने किस स्टेटमेंट को लेके यूज किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम एक क्लास है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया स्टार्टिंग सिंबल कैपिटल वर्ड का, डॉट के बाद क्लास के बाद डॉट लगा के आप कुछ भी लिखते हो तो वो इस क्लास का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे डॉट आउट लिखा है, ये रेफरेंस वेरिएबल है यानी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। इसने किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो रखा हुआ है, वो क्लास का नाम है प्रिंट स्ट्रीम, और उस प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस आउट नाम के रेफरेंस वेरिएबल में रखा हुआ है। ठीक है, रेफरेंस यानी एड्रेस इस रेफरेंस नाम के वेरिएबल में, आउट नाम के रेफरेंस वेरिएबल में रखा हुआ है। और देन इसीलिए ये आउट नाम का रेफरेंस वेरिएबल कैपेबल है कि वो इस प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बनाया गया हो, प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बनाया गया उसको कर सके कॉल ऑब्जेक्ट डॉट लगा के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्लियरली आउट डॉट लगा है, यानी इसने जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस इस रेफरेंस वेरिएबल आउट ने कैरी किया है, उस क्लास के मेंबर फंक्शन को इसने किया यहाँ पे कॉल, जो है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन से दोस्तों आपको क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट आपको नई लाइन में प्रिंट होके मिलती है। प्रिंट एलन अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप बैकस्लैश एन का भी इस्तेमाल करते हो नेक्स्ट लाइन में मैसेजेस को प्रिंट करवाने के लिए। तो चलिए अब क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था करली ब्रेसेस से ये वर्ड मेन फंक्शन को, मैंने यहाँ पे ये लगा के बंद कर दिया एंड देन यहाँ से मैंने इस हेलो वर्ल्ड क्लास को एंड ऑफ द करली ब्रेसेस लगा के बंद कर दिया। यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल जो है नहीं करेंगे, जावा में इसका इस्तेमाल नहीं करते। चलिए हमारा प्रोग्राम हो गया यहाँ से कंप्लीट। अब दोस्तों वेट अ मिनट, आई जस्ट पॉइंट इट ना, यू शुड मस्ट हैव क्लियर ऑन इट। देखिए यहाँ पे फाइल पे आप जाओगे, उसके बाद एक प्रोग्राम लिखने के बाद फाइल पे जाओगे, फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप जाओगे एक टैब पे जिसपे आपको एक ऑप्शन आएगा सेव। क्या ऑप्शन आएगा दोस्तों? एक ऑप्शन आएगा सेव, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम के फाइल में सेव हो गई है। ठीक है, सेव हो गई है। चलिए जैसे ये प्रोग्राम आपका सेव हो गया, आप देखोगे जहां पे आपने फाइल बनाया था हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का बॉक्स बना है, उसमें एक येलो कलर का आपको सिंबल दिख रहा होगा फाइल का, वहां पे आप वन क्लिक करके माउस का आपको लिख देना है CMD डायरेक्ट। जैसे आप वन क्लिक करोगे जो भी लिखा होगा इस बॉक्स के अंदर ब्लू हो जाएगा। आप जैसे ही वहां पे CMD टाइप करोगे वो पूरा पहले वाला हट के CMD टाइप हो जाएगा। टाइप होने के बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ से कर लिया कॉल, आपका कमांड प्रॉम्प्ट अब आपके जावा प्रोग्राम को रन करवाने के लिए खुलेगा। तो चलिए दोस्तों इस पेज में खुल चुका है, देख सकते हो आप आपका जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर बना हुआ है और आप इस फोल्डर के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम का प्रोग्राम बनाया है। इस फाइल के अंदर इस फाइल को आपको करना है कंपाइल, तभी आपका डॉट क्लास फाइल बनेगा यानी बाइट कोड बनेगा जिसके थ्रू आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाओगे। उसके लिए भी आपको जेवीएम की जरूरत पड़ेगी, जेवीएम सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे मस्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये जेवीएम बाइट कोड जावा प्रोग्राम को कैसे डॉट क्लास फाइल में आप कन्वर्ट करोगे यानी बाइट कोड में, फिर उसके बाद जेवीएम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू आपका कोई भी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ के रन कराएगा। ठीक है, तो ये सब अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे सेकेंड लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन ऑफ जावा बताया और कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं कि आप जावा प्रोग्राम को कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट करोगे, बाइट कोड को देन आप कैसे अपने सिस्टम पे रन करवाओगे, उसके लिए आपको जेवीएम सॉफ्टवेयर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपने सिस्टम के ऊपर चाहिए। ठीक है, वो सारी लेक्चर्स आप देख लेना, देन इस लेक्चर पे आना गाइज, मैं आपको यही प्रेफर करूंगी। इस जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के आगे आपको हेलो डॉट जावा नाम का जो फाइल बनाया है आपने, जिसमें आपने जावा प्रोग्राम लिखा है, मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में दिखाया, उसको करना है जावा प्रोग्राम को कंपाइल, यानी उस हेलो डॉट जावा नाम के फाइल को, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम की फाइल को आपको देना है कंपाइलर को। कंपाइलर को दोगे उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्या है गाइस? जावा, गौर करिएगा, जावा GAVA C स्पेस
फिर आप जो भी आपने फाइल का नाम पूरा लिखा है डॉट एक्सटेंशन के साथ, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जो भी आपने फाइल का नाम बनाया जिसके अंदर आपने फाइल के अंदर आपने जावा का प्रोग्राम किया, उस फाइल का नाम, तो ये फाइल आपका कंपाइल हो जाएगा। जावा सी नाम का आपको कमांड देना पड़ेगा, उसके बाद स्पेस और फाइल का नाम। जैसे ही आप एंटर क्लिक करोगे तो देखना आपका इस जावा फाइल के लिए एक डॉट क्लास नाम का फाइल क्रिएट हो गया होगा कंपाइल होके, क्योंकि आपने जावा सी कमांड का यूज किया है। डॉट क्लास नाम का फाइल आपका बन चुका है, बाइट कोड डॉट क्लास नाम का फाइल आपका बन गया। अब आपको जरूरत पड़ेगी जेवीएम की, तो इसलिए मैंने बोला सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, जेवीएम इंस्टॉल कैसे करना है, जेडीके कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है उस पर्टिकुलर लेक्चर में, लेक्चर 2, राइट। अभी इस लेक्चर में मैंने डायरेक्टली आपको कंसीडर करवाया कि कैसे कैसे आपका हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम का फाइल जो है वो कंपाइल कैसे होगा, उसका कमांड क्या है, जावा सी स्पेस देके अपनी फाइल का नाम एंटर दाबोगे तो डॉट क्लास फाइल आपका यहाँ पे यानी बाइट कोड में आपका जावा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब आपके सिस्टम पे जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो आपका प्रोग्राम अब होगा रन यानी एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, क्योंकि जेवीएम इस बाइट कोड को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक भाषा में करेगा कन्वर्ट, इसीलिए जेवीएम को इंस्टॉल करना जरूरी है। आप लेक्चर्स में देख लीजिएगा, लेक्चर 2 में। चलिए, आप जैसे ही आप एंटर करोगे ये डॉट क्लास नाम की फाइल क्रिएट होगी, उसके बाद आपको इस लाइन पे क्या लिखना है वो मैं बताती हूँ। एंटर करने के बाद इस स्पेस पे क्या लिखना है जावा प्रोग्राम्स के बाद, वेट वेट आई विल शो इट नाउ। नेक्स्ट पेज देखा आपने, नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हो आपने लिखा आपका फाइल बन गया हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम का, बाइट कोड जनरेट हो गया, उसके बाद जेवीएम के थ्रू उसको ट्रांसलेट किया गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करेगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने का कमांड है जावा स्पेस और जो भी आपका फाइल का नाम है यानी डॉट से पहले जो भी आपने फाइल का नाम लिखा है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा आपको अब नहीं लिखना। जब भी आपका डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा एंटर दाबने के बाद तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे जावा, ठीक है, जावा के बाद लिखोगे आपका जो भी फाइल का नाम है, डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं लगेगा, ठीक है। अब जब अगर आप इसको एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद अगर कोई एरर ना हुआ तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज जो है वो प्रिंट हो चुका है, वेलकम टू जावा वर्ल्ड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो प्रिंट हो गया गाइस। यही बेसिक प्रोग्राम मैंने आपको बताया था प्रीवियस पेजेस में। तो चलिए, उम्मीद करती हूं कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे मेरे इस लेक्चर्स के। अगर नहीं हो गए तो कृपया आप वीडियो को मेरे रिमाइंड कीजिए और जरूर से जरूर मेरे सारे लेक्चर्स देखिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस में पिछला पॉइंट क्लियर हो जो आप आगे का और इससे ज्यादा भी मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है जावा प्रोग्राम का, उसका केस सेंसिटिव जो उसमें यूज हो रहा है, क्या क्या उसमें फॉर्मेट यूज होगा, कैसे क्लास बनेगा, कैसे कुछ कुछ पॉइंट्स अलग हैं जो सी सी प्लस प्लस से अलग फीचर्स देते हैं जावा में, वो सारा मैंने बेसिक क्लियर किया आपको। नेक्स्ट में इससे भी वास्ट जाने के लिए आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस फाइल को रन करवाया अपने जावा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम के फाइल को बना के मैंने रन करवाया, तो रन करवाने के लिए देखिए मैंने कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड में जनरेट हुआ, मैंने बोला यहाँ पे बाइट कोड का कंसेप्ट आ गया, ये सब का कंसेप्ट आ गया, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। मेरे सारे वीडियोस को प्रीवियस वीडियोस को कृपया अच्छी तरीके से सुनिए और समझिए, अगर समझिए एंड देन आगे वाले वीडियोस को प्रिफर करिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। तो आशा करती हूँ गाइस आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दें मुझे, मैं रिप्लाई करने की या उसको सॉल्व करने की 100% जरूर कोशिश करूंगी, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए या कोई और आपको टॉपिक समझना है अपने इंटरव्यू बेसिस पे, अगर आपको कुछ समझना है आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने जब मैसेज किया अगर मैंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाई तो 100% श्योर रहिए भले मैं एट अ टाइम आपको रिप्लाई ना कर पाऊं लेकिन 24 घंटे के अंदर ऑन द सेम डे आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, तो डोंट वरी अबाउट इट, इस बारे में आपको चिंता ही नहीं करनी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस लेक्चर को यहाँ तक सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए और अपने नॉलेज को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।